हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, यानी कि हमारे सजीव, ठीक है, जिनमें जान होती है। कैरेक्टरिस्टिक, उनके क्या क्या गुण होते हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। हैबिटेट्स का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि रहने की जगह। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के बारे में, उनके क्या गुण होते हैं, कैसे हम किसी को सजीव कहेंगे, कैसे किसी को निर्जीव कहेंगे, और उनके क्या हैबिटेट्स होते हैं, यानी कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा गया है कि पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो पहेली और बूझो छुट्टी में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे गए जहां वो घूमना चाहते थे। वंस ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक ट्रिप में वो कहाँ गए, गंगा रिवर के पास गए, जो कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश के पास गए। ठीक है, ऋषिकेश में गंगा नदी के पास में वो गए। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश आपका देहरादून में पड़ता है। ठीक है। द क्लाइंब, दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। वो कहाँ चढ़े, हिमालय की पहाड़ियों में चढ़े जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। हाँ, उसके बाद है दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन, ओक, पाइन्स एंड देवदारस। तो वहाँ पे जब वो हिमालय की पहाड़ियों में गए तो उन्होंने वहाँ पे बहुत प्रकार के पेड़ देखे, जैसे कि ओक का पेड़, चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वंस नियर देयर होम ऑन दी प्लेन्स, जो कि बहुत अलग थे उनके घरों से। और उनके घर कहाँ थे, प्लेन्स में, मैदानी भागों में थे। इन येट अनदर ट्रिप, और दूसरे ट्रिप में वो कहाँ गए, दे ट्रेवल टू राजस्थान, वो राजस्थान गए। एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट, और वो ऊंट पे सवार होके गए गरम गरम रेगिस्तान से। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप, और उन्होंने उस ट्रिप से बहुत सारे कैक्टस के प्लांट इकट्ठा कर लिए। ठीक है। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड टू सी बीच डॉटेड विद कॉजेराइना ट्रीज। और फिर लास्ट में वो कहाँ गए, पुरी गए। ठीक है। और पुरी में वो कहाँ पे गए, समुद्र के किनारे जो बीच होता है वहां पे गए। और उन्होंने वहां पे क्या देखा, कॉजोराइना के पेड़ देखे, बहुत सारे कॉजोराइना के पेड़ वहां पे थे। While recollecting all the fun they had on these trip, a thought struck them. तो इस ट्रिप के बारे में सोचते हुए उनके दिमाग में कुछ बात आई। All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, and some places so humid. तो उन्होंने सोचा कि ये जो जगह, हम अलग अलग जगह गए, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। कोई तो कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा सूखा सूखा है, और कहीं पे बहुत ज्यादा नमी है। ह्यूमिड का मतलब नमी है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि जीव जंतु। इतना इतना डिफरेंस है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे सूखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नेक्स्ट है, दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। फिर वो सोचते हैं कि क्या धरती पे कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। वो बूझो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम, बूझो ने अपने घर के पास में कोई ऐसी जगह सोची। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ही ट्राइड द कबर्ड्स, उसने उसकी जो अलमारी होती है ना लकड़ी की, उसको कबर्ड कहते हैं, उसने अपने कबर्ड में देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, उसने सोचा कि उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कबर्ड, फिर उसने देखा कि कबर्ड में भी छोटा सा क्या है, मकड़ी है, छोटी सी मकड़ी है। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्रिएचर। तो घर के बाहर भी उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई भी जीव नहीं था, यानी कि कहीं पे भी वो देखता वहां उसे छोटे से छोटा कोई भी जीव मिल जाता। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। तो पहेली ने बहुत सारी जगहों के बारे में, दूर दूर के बारे में सोचना और पढ़ना शुरू कर दिया। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ओपनिंग ऑफ वेल्कनोज। तो उसने पढ़ा कि जब ज्वालामुखी खुलते हैं ना, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, तो वहां भी छोटे छोटे जीव होते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है organisms and the surrounding where they live.
ऑर्गेनिज्म कोई जीव, और वो कहाँ रहते हैं यानी कि उनका आसपास, उनके आसपास का वातावरण। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. तो फिर दूसरा विचार उनके दिमाग में क्या आया कि वो अलग अलग जगह पे गए और अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे। ठीक है, द डेजर्ट हैड कैमल्स, जैसे जो रेगिस्तान में उन्होंने देखा कि ऊंट था। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, और पहाड़ों में क्या थे, गोट और याक थे। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, जबकि पुरी जो है वहां पे कुछ और जीव थे, जैसे क्रैब्स हो गए, केकड़े हो गए बीच में। ठीक है, एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और फिर उसने देखा कि पुरी में कुछ क्रैब्स हैं और कुछ मछलियां हैं जो मछुआरे पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट दैट were present in all these different location। फिर उसने देखा कि जो छोटी छोटी चींटियां जो है वो तो सभी लोकेशंस में, सभी जगह में पाई जाती हैं। द काइंड ऑफ प्लांट्स found in each of these region were so different from the plants of the other region। तो फिर उन्होंने देखा कि हर जगह अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं। अब what about the surroundings इन दीज डिफरेंट रीजन वर दे द सेम, तो क्या ये जो अलग अलग रीजन है वहाँ का वातावरण या वहाँ का पर्यावरण एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तभी तो वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो वो सब डिफरेंट ये सब जो डिफरेंस आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है। लेटेस्ट एक्टिविटी है, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। चलो जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। तो जितने भी हमें वहाँ पे जीव मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एंड ऑब्जेक्ट कोई भी चीज है वो जो हमें वहाँ पे मिल सकती है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। कॉलम 1 में हमें लिस्ट करना है। List things, animals and plant found in the other region that are also shown in the table। तो और चीज़ों और जगह जो एनिमल्स मिलते हैं उनको भी लिस्ट करना है। You can collect the examples scattered through this chapter to fill चैप्टर 9.1। और आप इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इस टेबल को फिल करने के लिए। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल। तो आपको डिस्कस भी कर सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन। लाइब्रेरी से आप बहुत सारी बुक्स भी देख सकते हैं इस पे, जैसे एनिमल्स हो गया और एनिमल्स से रिलेटेड बुक्स, प्लांट और मिनरल से रिलेटेड बुक किसी जगह के। Try to include many plant, animal and object big and small in each of the column in the table। What kind of object will we find that may not be animal or plant? Perhaps part of plant like dried leaves or part of animal like bones। We may also find different kind of soil and pebbles। तो हमें हर जगह अलग अलग तरह की चीजें मिलती है। वाटर यानी कि ये और हो सकता है मिट्टी भी अलग हो, और पेबल्स वहाँ के पत्थरों में भी हमें विभिन्नता मिले। वाटर इज द ओशंस, water in the oceans may have salt dissolved in it, as discussed in chapter 5। there could be many more objects। तो पानी में भी बहुत सारा हमें ओशन जो होता है उसमें नमक, उसके पानी में बहुत ज़्यादा नमक होता है। as we go through the chapter, तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, keep adding more example to table 9.1। तो हमें टेबल ये भरते रहनी है, ठीक है। तो टेबल क्या है? एनिमल्स, प्लांट एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। देखो अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से एनिमल होते हैं। जैसे इन फॉरेस्ट, तो आपको वहाँ पे कौन से एनिमल मिले, कौन से प्लांट मिले, आपको यहाँ बनना। इन ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों में कौन से मिले। इन डेजर्ट, रेगिस्तान में कौन से मिले। और समुद्र में कैसे जीव, कैसे प्लांट्स मिले, एनी अदर। और दूसरी जगह आपने देखा तो कैसे मिले। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में यही कहा गया कि इस टेबल को हमने भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है habitat and adaptation। What do you find from the plant and animals listed in activity 1? तो activity 1 से हमें क्या पता चला? Did you find a large variety in them? तो हमने देखा कि बहुत सारे जीव हैं हमारे आसपास। Look at what you have entered in column for the desert and column for the sea in table 9.1। तो sea वाले कॉलम के लिए, डेजर्ट वाले कॉलम में आपने क्या क्या भरा? Did you list very different kind of organism in these two columns? तो क्या ये जो अलग अलग कॉलम हैं डेजर्ट के लिए और सी के लिए, तो क्या ये वेरी करते हैं, क्या ये अलग अलग हैं? व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन
these two reasons। तो अलग अलग जो रीजंस है इसकी क्या, इसमें क्या वातावरण है या वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वो कैसा है। तो अलग अलग जो जानवर हैं, हर जगह में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के सराउंडिंग्स पर, वहाँ के वातावरण पर। हाँ, नेक्स्ट है इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी, नमकीन, खारा पानी। तो सी में, समुद्र में जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनके आसपास कैसा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और हमें पता है जो सी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में जीव रहते हैं, वो हवा कैसे लेते हैं, वो हवा लेते हैं जो पानी में घुली हुई होती है, यानी कि ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो सांस लेने में यूज करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और वहीं हमने देखा कि जो डेजर्ट है उसमें बहुत कम पानी होता है रेगिस्तान में। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और जो डेजर्ट्स होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, दिन में वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है और रात में वहां पे बहुत ठंड हो जाती है। The animals and plants of the desert live on desert soil and breathe air from the surrounding। और डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो जानवर और जो पौधे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इसकी डेजर्ट की मिट्टी में रहते हैं, जमीन में रहते हैं। और ब्रीथ कैसे करते हैं, जो इसके वातावरण में या इसके एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उसी से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इजंट इट। तो हमने देखा कि जो सी है, समुद्र है, और जो डेजर्ट है, इन दोनों का जो वातावरण है या यहाँ की जो हवा पानी हम कह सकते हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, let us look at two very different kind of organism from desert and the sea, a camel and a fish। तो हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एनिमल ले लेते हैं हम डेजर्ट से, जैसे कैमल है, और दूसरा हम ले लेते हैं पानी से, समुद्र से, जैसा फिश है, हमारी मछली है। The body structure of a camel helps is to survive in desert condition। तो कैमल का जो शरीर है ना, जिस तरह से उसका शरीर बना हुआ है वो उसको मदद करता है डेजर्ट कंडीशन में, रेगिस्तानी भूमि में रहने के लिए। ठीक है, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, which help to keep their bodies away from the heat of the sun। तो लंबे लंबे पैर उसको हेल्प करते हैं ताकि उसकी बॉडी जो है वो गर्म रेत से दूर रह सके और वो जलने से बच जाए। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज वेरी ड्राई, दे डू नॉट स्वीट। और वो बहुत, यूरिन का मतलब होता है जो मूत्र होता है, तो वो थोड़ा सा यूरिन जो होता है थोड़ा कम, बहुत कम उत्सर्जित करते हैं। और उनका जो गोबर होता है, डंग का मतलब गोबर, वो सूखा सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना भी नहीं होता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, इसलिए जो कैमल है अपने शरीर से बहुत कम पानी लूज करते हैं, बाहर निकालते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, इसलिए वो बहुत दिनों तक भी बिना पानी के रह सकते हैं। तो हमने देखा कि जो जगह है, कोई एनिमल जिस जगह में रहता है वो उसी जगह में रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो उसके शरीर को हेल्प करते हैं ऐसी कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। जैसे कैमल के केस में क्या था, उसके लंबे लंबे पैर थे जो उसको हेल्प कर रहे थे सैंड से बचाने के लिए, सैंड की गर्मी से बचाने के लिए। और उसकी बॉडी हमने देखा कि वो बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करता है, यानी कि उसका जो मूत्र है वो बहुत कम अपने शरीर से बाहर निकालता है। और उसका जो गोबर होता है वो भी सूखा सूखा सा होता है और उसको कोई पसीना भी नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि वो, उसकी बॉडी से बहुत कम पानी बाहर आता है, तो वो बहुत दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। तो अब हम अलग अलग प्रकार की मछलियों को आपको देखना है। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 3.9.3 और कुछ इस पिक्चर में दिखाए गए हैं फिगर 9.3 में। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? तो आपने बहुत प्रकार की मछलियां देखी होंगी, है ना, लेकिन एक चीज कॉमन होती है सभी मछलियों में, उनका शेप आपने देखा होगा ना, आगे से और पीछे से बिल्कुल नैरो होता है और बीच में थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो मछलियों का ये जो शेप होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड, धारा रेखीय शरीर होता है उनका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिश होती है या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसका शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है।
ये आपने चैप्टर 8 पर भी पढ़ा। दिस शेप हैज देम मूव साइड वाटर, तो ये जो शेप होता है उनका स्ट्रीमलाइन शेप होता है, वो पानी में चलने में या पानी में मूवमेंट करने में उनको हेल्प करता है। फिश ऑल्सो फिश हैव स्लिपरी स्केल्स, आपने देखा होगा मछलियों में क्या होते हैं, स्केल्स भी होते हैं। आपने कभी मछली पकड़ी है तो आप देखते हो ना, स्केल्स होती हैं, छोटी छोटी स्केल्स होती हैं उनकी बॉडी में। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर, और ये स्केल्स क्या करती है, उनको सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देती है और फिर उनको पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। वी डिस्कस इन चैप्टर 8, और ये भी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। हमने पढ़ा था कि जो मछलियां होती है उनके पास क्या होती है, फिन्स होती हैं और टेल पूंछ भी होती है, जो क्या काम करती है, डायरेक्शन को, दिशा चेंज करने में और उनकी बॉडी का जो बैलेंस होता है पानी में, उसको बैलेंस को बनाए रखने में काफी मदद करती है। और एक और बात होती है मछलियों में कि गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो मछलियों में जो गिल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, जिसका सांस लेने में वो यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करने में। तो गिल्स की हेल्प से मछलियां जो होती है पानी में सांस लेती हैं। We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. तो हमने देखा कि मछली का जो स्ट्रक्चर है, जो फीचर है उसके, यानी कि फीचर का मतलब उसका शरीर कैसे बना है, कैसे कैसे उसके शरीर का शेप है, आकार है, ये सब फीचर्स में आ जाता है, नाक नक्शा वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मछली के जो फीचर्स हैं और कैमल के जो फीचर्स हैं उनको उनके सराउंडिंग में, मछली को हेल्प करेंगे पानी में रहने के लिए और कैमल को हेल्प करेंगे डेजर्ट में रहने के लिए, ठीक है। हर किसी की बॉडी में जो भी फीचर्स होते हैं वो किसी न किसी काम के लिए होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं उनको उनके सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए। देखो यहाँ पे कैमल दिखाई गई है ना, तो कैमल के पास हमने देखा है कि हम्प भी होता है, कुबड़ कहते हैं जिसको, बड़ा सा पेट होता है इसके पास और लंबी लंबी लेग्स होती हैं, ठीक है। और इसके पैर जो होते हैं ना गद्देदार होते हैं, पैडेड होते हैं, ठीक है। तो लंबे लंबे जो पैर होते हैं इसके क्या हेल्प करते हैं इसको, इसकी बॉडी को, इसके स्टमक को सैंड से दूर रखते हैं, ताकि जो रेत की गर्मी होती है इससे इसकी बॉडी बच जाए। और इसके जो दो हम्प होते हैं ना, ये इन हम्प में फैट को, वसा को स्टोर करता है। जब इसको बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता है तो इसकी बॉडी एनर्जी के लिए इस फैट को यूज करती है। और हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हम इसलिए लेते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले, खाना इसलिए लेते हैं ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, और खाने से ही हमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं। और दूसरा फिश हमने पढ़ा था, फिश के बारे में देखो अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, लेकिन एक बात कॉमन होती है सब में कि सबकी बॉडी जो होती है धारा रेखी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, बिल्कुल किनारों से नैरो और बीच में चपटी चपटी होती है। और ये हेल्प करती है मछली को बैलेंस बनाने में, मूवमेंट में, ठीक है, और स्विम करने में। और साथ में हमने पढ़ा कि मछलियों में गिल्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको सांस लेने में। फिन्स होती है, ये रही फिन्स, ठीक है। उसकी टेल जो होती है डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, क्विकली, जो मछली होती है बहुत जल्दी क्विकली डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसी में हेल्प करती है। हाँ, तो नेक्स्ट है, we have taken only 2 examples from very wide variety of animals and प्लांट्स दैट लिव ऑन दी अर्थ। तो हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए, कैमल का, एक फिश का, जबकि हमें पता है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारी पृथ्वी पर। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ एनिमल्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो भी फीचर्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं उनको उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास के वातावरण में सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव का मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है। The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है, ऐसे फीचर्स की उपस्थिति जिन फीचर्स के कारण कोई जो है ऑर्गेनिज्म है वो उसके वातावरण में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कैमल के लिए क्या अडेप्टेशन हो जाएंगी, उसकी लंबी लंबी लेग्स, उसका कुबड़,
ठीक है, तो ये कैमल की अडेप्टेशन है। और फिश के लिए क्या अडेप्टेशन है, उसकी जो टेल है और उसके फिन्स है, उसके गिल्स है और क्या है, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये फिश के लिए अडेप्टेशन हो जाएगी। तो अडेप्टेशन क्या हुआ, अडेप्टेशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के फीचर्स हो उपस्थित होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो उनको मदद करते हैं उनके वातावरण में उनको जीवित रखने के लिए। ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। तो अडेप्टेशन जो अनुकूलन होता है वो अलग अलग होता है और डिपेंड किस पे करता है, जहां वो रहते हैं। ठीक है, dwelling place का मतलब हुआ रहने की जगह, habitat. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in the sea. तो इसी कारण जो मछली है वो पानी से बाहर नहीं रह सकती है, क्योंकि मछली का जो शरीर होता है वो किसके लिए अनुकूलित होता है, पानी में रहने के लिए। आप उसको बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। और वैसे ही जो कैमल है वो उसका शरीर जो होता है वो सैंड में, गर्म रेत में रहने के लिए अडेप्टेड होता है, अनुकूलित होता है। अगर आप उसको समुद्र में ले जाओगे वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ऐसी जगह जहां पे कोई जीव रहता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब ड्वेलिंग प्लेस यानी कि किसी का घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ और टू ऑर्गेनिज्म। तो जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या क्या देता है, भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, शेल्टर मतलब रहने की जगह देता है, और बहुत सारी जो उसकी नीड्स होती है, जो उसकी ज़रूरतें होती है, वो देता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। तो बहुत प्रकार के जो प्लांट और एनिमल होते हैं एक ही हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो वो उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो लैंड कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट है सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है उसकी क्या क्या एग्जांपल है, जैसे फॉरेस्ट, जंगल जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है, स्थलीय। ठीक है, ग्रासलैंड, घास के मैदान आ गए, डेजर्ट्स आ गए, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ठीक है, कोस्टल यानी कि जो समुद्र के आसपास का रीजन होता है, माउंटेन जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। ऑन दी अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या हुआ, जहाँ पे जो जीव कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको उनके रहने की जगह को क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। लेक्स, रिवर, तो एग्जांपल क्या क्या एक्वेटिक हैबिटेट्स के, लेक्स है, रिवर है और ओशन है, आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। हमें पता है कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है वो क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वगैरह होते हैं ना। तो पूरी दुनिया में हर जगह ये हैबिटेट्स पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो दुनिया में जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं उनमें भी काफी विभिन्नता मिलती है। जैसे इंडिया के जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं वो उनके उसके एनिमल अलग होंगे, और जैसे अमेरिका का जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है उसके एनिमल्स अलग होंगे, वहाँ पे कुछ और विभिन्नता मिलेंगी। तो हर जगह के जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं वहाँ के जो एनिमल होते हैं दूसरी जगह के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो किसी हैबिटेट के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गए, प्लांट और एनिमल, तो उसके कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। ठीक है, द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, वैसे ही कुछ निर्जीव चीजें जैसे कि पत्थर है, मिट्टी है, हवा है और पानी है, द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसको क्या कहते हैं, किसी भी हैबिटेट का अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि अजैविक घटक कहते हैं। आर सनलाइट एंड हीट, अबायोटिक और बायोटिक, तो सनलाइट और हीट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम शीट। तो हमें पता है कि जो कुछ प्लांट होते हैं वो शीट से उगते हैं, ठीक है, बीजों से उगते हैं। Let us look at some abiotic factor and their effect on sheets as they grow into young ones. तो अब हम कुछ abiotic factors के बारे में पढ़ेंगे जो हेल्प करते हैं किसी बीज को बड़ा होने में या किसी बीज को उगने में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी दे रखी है हमें, हमने एक्टिविटी 5 की थी ना चैप्टर 1 में। हमने क्या किया था,
बीजों को हमने पानी में डाल के कुछ दिन पानी में डाल भिगोया था और फिर हमने देखा था स्प्राउट्स निकल आए थे ना, अंकुर निकल आए थे। तो जब अंकुर निकल आते हैं उसको हम कहते हैं इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, कहते हैं कि बीज अंकुरित हो गया है। अब वो पौधा, अब हम उसको मिट्टी में डालेंगे नीचे तो वो पौधा बन जाएगा। दिस इज बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, तो ये क्या है, किसी नए पौधे की के जीवन की शुरुआत है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग शीट्स, कीप 20 to 30 शीट असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, तो पानी में रख देना है कुछ बीजों को लेके। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट, अब जो शीट्स हैं जो हमने भिगोए थे उनको 4 भागों में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, एक भाग को हमने पानी में डुबोना है 3 से 4 दिनों के लिए, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई शीट्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो ड्राई शीट्स हैं, जो सूखे हुए बीज हैं और पानी में जो बीज डाले हैं उनको हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। Keep one part of soaked seed in a sunny room and another in a completely dark prison like a cupboard that does not allow any light to come in। तो हमें क्या करना है, अलग अलग कंडीशन में रखना है। जो 4 पार्ट है, ठीक है, एक को हमें रखना है बिल्कुल ही अंधेरे कमरे में, ठीक है, जहाँ बिल्कुल भी लाइट ना आए, और लास्ट वाले को कहाँ पे रखना है, बहुत ठंडे रीजन, बहुत ठंडी जगह रख देना है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा, ठीक है। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, फिर क्या करना है, अच्छे से उनको धोना है, हर दिन उससे पानी निकालना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, डू द शीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, तो हमने अलग अलग 5 कंडीशंस में रखे थे ना बीज, तो क्या सभी अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं, अच्छे से उग रहे हैं। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, तो क्या आप थोड़े से कम अंकुर या बिल्कुल भी अंकुर नहीं आया होता है कुछ बीजों में, ऐसा कुछ देखते हो आप। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो हमने देखा कि अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे पानी है, हवा है, प्रकाश है, गर्मी है, ये सारे पौधे को उगने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रखने के लिए अबायोटिक फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि हम जो बायोटिक फैक्टर हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग जो, वो कुछ भी नहीं है विदाउट अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर्स ही हैं जो हमको क्या रखते हैं, जिंदा रखते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, इजंट इट, तो हमें पता है कि बहुत ठंडे क्षेत्रों में भी और बहुत गर्म क्षेत्रों में भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जीव रहते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो कैसे सर्वाइव करते होंगे वहां पर इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, तो अडेप्टेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव जो है अपने क्लाइमेट, अपनी जलवायु में एडजस्ट हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है वहां के लिए, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कैमल के केस में और फिश के केस में। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also changes very slowly। Adaptation जो होता है वो बहुत कम समय में नहीं होता है किसी भी जीव में, क्योंकि जो abiotic factors होते हैं वो भी धीरे धीरे चेंज होते हैं। Those organisms which cannot adapt to these changes die, तो ऐसे जीव जो अपने को क्या नहीं कर पाते हैं, जिनमें अडेप्टेशन नहीं आ पाती, वो मर जाते हैं, जो खुद को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं बदलते मौसम या बदलती सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, और वही जी पाता है जो खुद को अनुकूलित कर लेता है। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग अलग तरह से अनुकूलित होते हैं अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स में। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, तो इस कारण अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, तो कुछ हैबिटेट्स के बारे में हम देखेंगे। अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड दी अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स, तो अब हम हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और अबायोटिक फैक्टर्स कैसे हेल्पफुल रहते हैं वो सब पढ़ेंगे। देखो फिर है टॉपिक अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग आवास निवास स्थान के वहां पे जब पहेली और पूजो घूमने गए। सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जमीन वाली जहाँ मिट्टी होती है, तो कुछ स्थलीय आवास या स्थलीय हैबिटेट। डेजर्ट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है।
वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स। तो हमने किसी डेजर्ट के अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा और हमने कैमल के एडेप्टेशंस भी पढ़े। अबायोटिक फैक्टर्स जैसे वहाँ बहुत गर्मी होती है ना, बारिश भी बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और हमने एडेप्टेशन भी पढ़ी कैमल में कि कैमल इन अबायोटिक फैक्टर्स के साथ मैनेज करने के लिए कैमल के पास लंबी लंबी टांगे होती है। ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। तो और भी तो एनिमल्स होते होंगे डेजर्ट में, सिर्फ या फिर कैमल ही कैमल होता है। तो डेजर्ट में और भी एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक है, रैबिट है। ठीक है। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन। क्या उनके पास भी वही एडेप्टेशन होती है? नहीं, स्नेक के पास तो लंबी लंबी टांगे नहीं होती। ठीक है। देर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स। तो कुछ और डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे चूहा हो गया, हमारा सांप हो गया, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, जिनके पास कोई लंबे पैर तो होते नहीं है जो उनको गर्म सैंड से बचा सके। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे द बुरोज डीप इन द सैंड। तो अपने को दिन की गर्मी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? बुरोज में चले जाते हैं। जो रेत होती है उसके नीचे बुरोज होते हैं, बुरोज यानी कि होल्स होते हैं, काफी नीचे नीचे बुरोज होते हैं, वहां वो चले जाते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। और सिर्फ रात में बाहर आते हैं जब ठंडा होता है। ऊपर दिखाया गया है बुरोज, देखो ये सैंड है ऊपर, है ना। तो ये जो एनिमल्स है जैसे स्नेक है, रैट है, ये खुद को इस गर्म रेत की गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने घरों में, इनके घर क्या हो, बुरोज होल्स में चले जाते हैं ताकि ये दिन की गर्मी से बच जाए। और वो तभी बाहर आते हैं जब रात होती है, और रात में जो रेत होती है वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से ये खुद को अडेप्ट करते हैं ऐसे कंडीशन में, गर्म कंडीशन में। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, देखते हैं। ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस। आपको क्या करना है, कैक्टस लेके आना है, नागफनी का पेड़ लाना है एक, एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, और एक पत्ते वाला पौधा लाना है अपने क्लास में। टाई पॉलिथीन बैग्स टू सम पार्ट ऑफ टू प्लांट। दोनों ही प्लांट के कुछ भागों में आपको पॉलिथीन बांट लेनी है। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपने एक्टिविटी 4 की थी, वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जहां हमने ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। प्लांट में अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब प्लांट में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है ना अंदर, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना एक्सेस वाटर जो होता है, ज्यादा पानी जो होता है, वो पोर्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो वही प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ठीक है। तो लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर। तो जिस प्लांट में हमने पॉलिथीन्स बांधी है ना, जिन प्लांट्स में, उसको हमने कुछ घंटों के लिए धूप में रख देना, छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलिथीन बैग। तो आप देखेंगे कि जो नागफनी वाला प्लांट है ना, ये कैक्टस, ये रहा कैक्टस। तो जो कैक्टस, यहाँ पे आपने पॉलिथीन बांधा होगा और एक पत्तेदार पौधा होगा जो कहीं पे भी हो जाता है, जो डेजर्ट में नहीं होता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो इस पॉलिथीन में आप देखेंगे कम पानी की बूंदें हैं, और जो दूसरा लीफी प्लांट है उसमें ज्यादा पानी की बूंदें हैं। क्योंकि क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में बहुत कम पानी अपनी पौधे से बाहर उनमें निकलता है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां उनमें या तो नहीं होती हैं, या बहुत छोटी होती हैं, या फिर कांटों के रूप में होती है। ऐसा क्यों? पत्तियों का क्या रोल है ट्रांसपिरेशन में? क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा पानी बाहर निकलता रहता है जब पानी ज्यादा हो जाता है। तो अगर पत्तियां ही नहीं होंगी या बहुत छोटी होंगी तो पानी कैसे लूज होगा या कैसे लॉस होगा प्लांट से। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उससे कम पानी बाहर निकलता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इन इज इनफैक्ट इट्स स्टेम। और कैक्टस में आप सोचते होंगे कि ये जो है ना लीफ, पत्ती जैसी, ये इसका लीफ है, नहीं, एक्चुअली में ये इसका तना होता है, स्टेम होता है। और जो ये कांटे होते हैं ना, ये इसकी पत्तियां होती है। तो इसकी जो कांटे हैं, पत्तियां हैं, वो कांटों में बदल जाती है ताकि पत्तियों के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस होता है वो ना हो पाए। ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो ये पत्तियां अपने अंदर पानी स्टोर कर लेती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। और ऐसे प्लांट में, डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उनके स्टेम्स के द्वारा, उनके तनों में होता है, वो भी हरे होते हैं। द
स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, और इनके जो तने होते हैं वो भी एक मोम की तरह लेयर से ढके हुए होते हैं, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, जिससे क्या होता है पानी अंदर रहता है, सुरक्षित रहता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर। आप देखेंगे कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ होती है ना, जो जड़ें होती हैं उनकी काफी नीचे तक होती हैं जमीन के अंदर, जिससे क्या करती हैं वो जड़ें पानी सोखती हैं। तो डेजर्ट प्लांट का एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका एलोवेरा, वो तो सबके घर में होता है ना। तो एलोवेरा की पत्तियां आपने जो आपको लगता है कि एलोवेरा की पत्ती एक्चुअली में वो उसका स्टेम होता है, ठीक है, और जो छोटे छोटे कांटे होते हैं उसमें वो उसकी पत्तियां होती हैं। तो जब आप उसका स्टेम जो है वो आप उसका बाहर का छिलका या कवर निकालेंगे तो आप देखते हो तो वैक्सी लेयर जैसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। तो ये एलोवेरा जो है अपने में पानी स्टोर करता है क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, जब पानी नहीं मिलेगा इसको तब भी ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन रीजन। तो हमने डेजर्ट रीजन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और हवा वहां पे चलती रहती है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, और ऐसी जगहों में बर्फबारी भी होते रहती है जाड़ों में। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। तो वहां पे माउंटेन रीजन में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट होते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज। तो कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है ना, कुछ इस तरह के पेड़ आपको दिखेंगे माउंटेन, कोन शेप के पेड़ है ना, कोन के जैसा आकार के हैं, तो इस तरह के पेड़ आपको पहाड़ी क्षेत्रों में दिखेंगे। If you live in mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या कहीं कभी घूमने गए तो आपको इस तरह के पेड़ दिखेंगे। But have you ever noticed such trees naturally growing in other region? तो लेकिन क्या आपने कहीं और रीजन में ऐसे प्लांट देखे हैं जो नेचुरली वहां पर हो, उगाए हो? नहीं, नेचुरली आपको नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर आपने वहां पे प्लांट किया है कोई पौधा तब आपको वहां पे नजर आ सकता है। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो ये जो पेड़ हैं वो कैसे अपने वातावरण से वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो कैसे होते हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। तो हमने देखा कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये पेड़ जो होते हैं कोन के आकार के होते हैं और इनके ब्रांचेस जो होते हैं वो ढलान, ऐसा लगता है कि ढलान में है ना, ऐसा लगता है इनकी ब्रांचेस नीचे को ऐसे स्लोप का निर्माण करिए, ढलान का निर्माण करिए, और कोन शेप होते हैं ये ट्रीज। द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर निडल लाइक। और ऐसे पेड़ जो होते हैं इनकी पत्तियां सुई की जैसी होती है। आपने चीड़ का पेड़ तो देखा ही होगा सबने। तो चीड़ के पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? सुई जैसी तो होती है, निडल लाइक। दिस हेल्प द रेन वाटर टू स्नो दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली। इससे क्या होता है, जो बारिश होती है पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो पेड़ों में नहीं अटकती, सीधे वो नीचे आ जाती है क्योंकि ये स्लोप जैसा बनाती है और कोन शेप की होती है। देयर कुड बी ट्रीज विच शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर also present on mountains। जो माउंटेन्स में दूसरे पेड़ भी होते हैं जो दूसरे शेप के होते हैं। they may also different kind of they may have also different kind of adaptation to survive on the mountain। तो उनमें कुछ दूसरे प्रकार का अडेप्टेशन, अनुकूलन होता है ताकि वो माउंटेन्स में सर्वाइव कर सकें। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर also adapted to the condition there। तो जो जानवर रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में उनमें भी अडेप्टेशन होती है, वो भी खुद को अडेप्टेड कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं ऐसे क्षेत्रों में रहने के लिए। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। पहाड़ों में बहुत ठंड होती है तो ऐसे एनिमल्स जो पहाड़ों में रहते हैं उनके बॉडी पे बहुत मोटी स्किन या फर आ जाती है, बाल, बहुत मोटे मोटी स्किन होती है या फिर बाल होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल याक्स हो गए हमारे, और याक्स जो होते हैं हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं जिनसे उनको गर्मी मिलती है। और स्नो लेपर्ड, ये रहा स्नो लेपर्ड, ठीक है, हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। इसके शरीर पे बहुत ज्यादा मोटा फर होता है। यहाँ पे दिखाया गया स्नो लेपर्ड पहला, ये याक है। और माउंटेन गोट, ये हमारी पहाड़ी जंगली बकरी हम कह सकते हैं, आर अडेप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट्स। ये कैसे अडेप्टेड हैं? देखो हमने पढ़ा कि माउंटेन्स में बहुत ठंड होती है, देखो इतने घन मोटे मोटे बाल हैं, ठीक है।
तो ये इसको गर्मी देते हैं। और इसकी बॉडी में भी काफी घने घने बाल होते हैं, लंबे लंबे, ये भी इसको गर्मी देते हैं ठंडी में। और जो ये गोट है, माउंटेन गोट है, इसकी बॉडी में भी काफी बड़े बड़े और थिक बालों का लेयर होता है जो इसको ठंड में भी क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, और इनके पैरों में भी बाल होते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। और जब ये स्नो गोट जो होता है या माउंटेन लेपर्ड जो है वो बर्फ पे जब चलता है तो क्या होता है, ये इसके जो पैर होते हैं वो ठंड से बच जाते हैं। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन। हूफ्स का मतलब उसके जो खुर होते हैं पैरों के नीचे, ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया हूफ्स, ठीक है। आपने देखते हैं बकरियों में भी हूफ्स होते हैं। तो माउंटेन रीजन के जो गोट्स होते हैं, जो बकरियां होती हैं, उसके काफी मजबूत खुर होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं पथरीली जमीन में चलने के लिए। एज वी गो अप इन द माउंटेनस रीजन द सराउंडिंग चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। तो जैसे ही हम क्या करेंगे माउंटेन रीजन में और जाते रहेंगे तो हम देखेंगे कि जो सराउंडिंग है वो चेंज है, और एनिमल्स में जो अडेप्टेशन है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अडेप्टेशन भी चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ग्रासलैंड, यानी कि घास भूमि जो होती है। A lion lives in a forest or a grassland and it is a strong animal that can hunt and kill animals like deer। तो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल रहता है, लॉयन रहता है, और ये बहुत ताकतवर एनिमल होता है और किसी दूसरे जानवर का शिकार कर सकता है जैसे डियर का। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, और जो जो लॉयन है वो हल्का सा ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। तो क्या करना है, हमें पिक्चर देखनी है, फोटो देखनी है लायन की और डियर की। ये डियर है, ये लॉयन है, ठीक है। हाँ, हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ देयर टू एनिमल्स। तो आंखों को देखिए, इसकी आंखें बिल्कुल सामने हैं लेकिन इसकी आंखें जो हैं वो सिर के दोनों साइड दिख रही है ना, ठीक है। तो आंखों की जो पोजीशन है वो भी अलग अलग है एनिमल्स में। डू द फीचर्स ऑफ द लॉयन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव। तो क्या एनिमल्स जैसे लॉयन है और डियर है उनके जो फीचर्स है वो भी सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। तो कैसे करते हैं? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल टू ईट। प्रेयर का मतलब होता है एनिमल टू ईट, जिसको वो खाता है। तो लॉयन को इसका ब्राउन कलर हेल्प करता है जो ग्रासलैंड है, सूखी जो घास भूमि है उसमें छिपने के लिए, क्योंकि सूखी घास और उसके शरीर का कलर लगभग एक हो जाता है और उसका प्रे जो होता है जिसका वो शिकार करने वाला होता है उसको देख नहीं पाता है। द आईज इन फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। और इसकी आंखें जो होती है बिल्कुल इसके चेहरे के सामने होती है, जिससे इसका जो शिकार होता है शिकार की लोकेशन इसको पता चल जाती है कि शिकार कहाँ पर है। नेक्स्ट, डियर। A deer is another animal that lives in forest and grassland। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में एक दूसरा एनिमल होता है डियर, हिरन। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके काफी मजबूत दांत होते हैं चबाने के लिए। और वो क्या चबाता है? हार्ड प्लांट स्टेम, जो प्लांट के तने होते हैं उनको चबाता है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है? एनिमल लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। और प्रीडेटर वो एनिमल होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार के शिकार करते हैं, ठीक है। तो डियर क्या होता है? जो डियर होता है उसको ये जानने की भी जरूरत होती है कि उसका प्रेडेटर तो वहां पे नहीं है, उसका शिकारी तो वहां पे नहीं है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। तो उसको भागना होता है अपने प्रेडेटर से, ठीक है। इट हैज लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे लंबे कान होते हैं टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर, ताकि अपने शिकारी की हलचल को वो भांप ले। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। और इसकी आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल सिर के दोनों ओर होती है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या होता है ये चारों ओर अपनी आंखों को घुमा सकता है और चारों ओर देख सकता है कि कहीं से इसका शिकारी तो नहीं आ रहा है, और फिर ये भाग जाता है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉयन, अ डियर और अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो बहुत सारे और फीचर्स होते हैं एनिमल्स के जो उनको सर्वाइव करते हैं किसी हैबिटेट में रहने के लिए। नेक्स्ट है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक मतलब जलीय, तो कुछ जलीय आवास। ओशन, सबसे पहले हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं।
वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन सी। तो हमने पहले डिस्कस हम कर चुके हैं कि जो मछलियां होती है वो समुद्र में रहने के लिए कैसे अडेप्टेड होती है, कैसे होती है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, धारारेखी शरीर जो उनका होता है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। तो और भी एनिमल्स होते हैं समुद्र में, उनके पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो समुद्र में या पानी में उनको इजीली मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तैरने में हेल्प करती है। There are some sea animal like squids and octopus which do not have this streamlined shape. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे ऑक्टोपस है, स्क्विड्स है, तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। दे स्टे डीपर इन द ओशन, ये समुद्र में नीचे नीचे होते हैं, नीचे इसकी तलहटी में होते हैं, नियर द सी बेड, ठीक है, उसकी तलहटी में होते हैं। एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, और जो इनका शिकार होता है अगर कोई इनकी ओर आता है तो उसको वहीं पर पकड़ लेते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamlined. लेकिन जब ये पानी में मूव करते हैं, स्विम करते हैं, तो अपने शरीर को ये धारा रेखी बना लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. तो इन एनिमल्स में गिल्स होते हैं ताकि ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके सांस लेने में। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have गिल्स। तो पानी में कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉल्फिन है और व्हेल मछली है, इनके पास गिल्स नहीं होते, तो ये कैसे सांस लेते होंगे पानी में? दे ब्रीथ इन एयर, ये हवा में सांस लेते हैं, थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल, जैसे नाक में जो छिद्र होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो ये हवा में सांस लेते हैं किसके द्वारा? नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स के द्वारा। नासा छिद्र कहते हैं इनको हिंदी में, तो नाक में जो छेद होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे। तो इनमें भी क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, जो उनके सर के ऊपर के भाग में होते हैं, सर के ऊपरी भाग में होते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो जब ये पानी के ऊपरी सतह पे स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो ये आसानी से वहां से सांस लेते हैं। देखिए, क्योंकि इनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं सर के बिल्कुल ऊपर होते हैं, ठीक है। They can stay inside the water for a long time without breathing. और ये बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। They come out to the surface from time to time. और ये सरफेस से बाहर आते हैं समय समय पर, पानी से बाहर आते हैं, किस लिए आते हैं? सांस लेने के लिए, हवा में सांस लेने के लिए। Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program और फिल्म ऑन ओशन लाइफ? तो आपने देखा होगा जब आप कभी डिस्कवरी चैनल देखेंगे कि जो डॉल्फिन्स होती है वो कैसे बार बार पानी से बाहर आती हैं। तो किस लिए आती है वो पानी से बाहर? सांस लेने के लिए आती है, क्योंकि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, उसके पास गिल्स नहीं होते हैं, उसके पास होते हैं नॉस्ट्रिल्स जो उसके सिर के ऊपर के भाग में होते हैं। और जब वो पानी के ऊपरी सतह पर होती है तो वो बार बार बाहर आके सांस लेती है। और डॉल्फिन और व्हेल जो होती है काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए। नेक्स्ट है पॉन्ड एंड लेक्स। तो पॉन्ड और लेक जो तालाब और झील वगैरह होती है, और उसमें क्या क्या कौन कौन से जीव होते हैं, कैसे वो सरवाइव करते हैं खुद को। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? तो क्या आपने तालाब में कोई प्लांट उगा हुआ देखा है? लेक्स, रिवर, नदियों में, एंड इवन ड्रेन्स, और क्या ड्रेन्स में भी देखा है। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड, एक पॉन्ड में घूमने जाइए पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। अगर है तो आप जा सकते हैं, आपके आसपास कोई पॉन्ड है तो, और वहाँ जो प्लांट है उनको अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व द लीव्स, उनकी पत्तियों को देखिए, स्टेम्स, उसके तनों को देखिए, एंड रूट्स, और उसकी जड़ों को देखिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन सॉइल बिलो द वाटर। तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो नीचे जमीन में फिक्स होती है, ठीक है, पानी के नीचे। जैसे यहाँ पे ये वाला प्लांट दिखा है, इसकी जड़ बिल्कुल नीचे है जमीन पे, ठीक है। नेक्स्ट, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट roots normally play a very important role in the absorption of nutrient and water from soil. तो जो मरुस्थलीय नहीं, ये जो टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय जो प्लांट होते हैं उनमें जो जड़ें होती है वो क्या रोल प्ले करती है? वो पानी को और न्यूट्रिएंट जो पोषक होते हैं उनको अवशोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो काफी छोटी छोटी होती है। एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और उनका मुख्य काम क्या होता है? पौधे को एक जगह पे स्थिर रखना। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, और ऐसे पौधों की जो स्टेम होती है वो लंबी लंबी होती है, तने हॉलो एंड लाइट, अंदर से खाली होती है और हल्की होती है।
The stems grow up to surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. तो इसकी जो स्टेम होती है वो कहाँ तक आ जाती है, बढ़ते बढ़ते पानी के सतह तक आ जाती है, जबकि जो पत्तियां होती है और जो फ्लावर्स होते हैं वो तैरते हैं पानी की सतह पर। Some aquatic plant are submerged in water. कुछ aquatic plant जो होते हैं पानी में ही डूबे रहते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला दिखाया गया है, देखो पानी में इसकी जड़ है, स्टेम और इसके लीव जो है सब कुछ पानी में ही है, डूबे हैं इनकी पानी में। All parts of such plants are underwater. तो ऐसे प्लांट के सभी भाग पानी के अंदर ही होते हैं, चाहे उसका जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो। Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. तो ऐसे प्लांट के जो पत्तियां होती है पतली पतली होती है, रिबन के जैसी होती है। These can bend in flowing water. और बहते हुए पानी के साथ आसानी से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। In some submerged plant, leaves are often highly divided. तो ऐसे प्लांट में जो पत्तियां होती है डिवाइडेड होती हैं, through which the water can easily flow without damaging them. जिससे क्या होता है, पानी उससे होकर आसानी से बह जाता है बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए। देखो इस तरह की पत्तियां होती हैं तो पानी इससे आसानी से बह जाएगा ताकि इसकी पत्तियों को भी कोई नुकसान ना हो। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड। हमने देखा है कि जो फ्रॉग मेंढक होते हैं वो तालाब में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो फ्रॉग में एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर होता है इनका कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। इनके जो पीछे के पैर होते हैं काफी मजबूत होते हैं। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जो इनको छलांग लगाने में और इनके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव वेब्ड फीट। इनके जाली वाले पैर होते हैं विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। जो इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू common animals and plant compared to the wide variety that live in different habitat। तो हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमने कुछ के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग हैबिटेट से रिलेटेड प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। You may have also noticed the very wide variety in plant around you। आप भी देखेंगे कि आपके चारों जो प्लांट है काफी अलग अलग हैं। When you prepared a herbarium, herbarium क्या होती है, हर्बेरियम होती है जिसमें आप अलग अलग प्लांट्स के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, पत्तियों को सुखा के प्लांट्स के बारे में रिकॉर्ड रखते हो एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज इन चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में आपको हर्बेरियम बनाना है। Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plant from all regions to the earth of the earth। तो आप देखेंगे कि जब क्या करेंगे, आप पत्तियां इकट्ठी करेंगे ना हर्बेरियम के लिए, तो हर जगह की हैबिटेट की पत्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की क्या विशेषताएं होती है। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने अलग अलग हैबिटेट्स की यात्रा की, हमने वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट के बारे में देखा, हमने पढ़ा। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो हमने एक्टिविटी 1 में हमने क्या लिस्ट किया, ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया, चीजों को, प्लांट को, एनिमल को लिस्ट किया जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक व्हाट एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। तो फिर हम सोचेंगे कि कौन से हैं हमारी लिस्ट में, कौन सी लिविंग चीजें हैं, सजीव कौन सी चीजें हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो जंगल से सोचते हैं, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स। तो इतने हमने मान लो कुछ हमने वहाँ पे हमने चीजें देखी किसी जंगल में, मशरूम देखे एंड मॉस देखे, मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। विच ऑफ दीज आर लिविंग। तो फिर आप किनको इनमें से लिविंग कहेंगे, सजीव किनको कहेंगे। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू at this moment and group them as living and non living। अब अभी क्या करना है आपको, इस क्षण आपको जो भी आपके चारों चीजें दिख रही है उनको लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज कीजिए। इन सम केसेस इट इज easy for us to know। तो कुछ केसेस में तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे हमें पता है कि जो चेयर है, टेबल है, वो सजीव नहीं है। Paheli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by एडवर्ड लियर। तो पहेली एक राइम, एक पोएम पढ़ रही होती है जो किसने लिखी, एडवर्ड लियर ने। देखो क्या है पोएम।
Set the table to the chair. You can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take a air. Set the table to the chair. Set the table to the table. Set the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk. When you know we cannot walk, set the table with a sigh. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? तो इस पोएम में टेबल और चेयर जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जब हमको धूप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हो रही हैं टेबल और चेयर के बीच में। तो पहेली इस पोएम को पढ़ती है और पहेली और बूझो को लगता है कि they found that the poem is very funny. पोएम जो है बड़ी अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk. क्योंकि उन्हें पता है कि टेबल और चेयर जो है नॉन लिविंग आइटम्स है, नॉन लिविंग चीजें हैं और ये बात और घूम नहीं सकते हैं, ना बात कर सकते हैं ना चल सकते हैं। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। तो कुर्सी, टेबल और पत्थर जो होता है और कॉइन यानी कि सिक्का जो होता है वो सजीव नहीं होते यानी कि निर्जीव होते हैं। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पता है कि हम जो है सजीव हैं, वैसे ही दुनिया के और जो लोग हैं वो भी सजीव हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। हम अपने चारों ओर एनिमल्स को देखते हैं, वो भी सजीव हैं, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज सजीव है? ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। तो कभी कभी ये इजी नहीं होता है कि हम बता सके कौन सी चीजें लिविंग है एंड कौन सी नॉन लिविंग है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। हमें बताया जाता है कि पौधे भी सजीव हैं, लेकिन पौधे तो जैसे कुत्ते और हम लोग या जो पिजन है, बर्ड जो होती हैं, वैसे मूव नहीं करती हैं। प्लांट तो एक जगह पे फिक्स रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव। वहीं दूसरी ओर कार और बस जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। फिर भी हम उनको किस में कंसिडर करते हैं, किस में लेते हैं? निर्जीव चीजों में, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, जिनमें कोई जान नहीं होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। तो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं समय के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। पर क्लाउड जो आसमान में बादल होते हैं वो भी तो समय समय के साथ बढ़ते जाते हैं। आप देखते होंगे ना, छोटा सा बादल कैसे बड़ा 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 बनता ही जाता है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? क्या इसका ये मतलब है कि क्लाउड्स, बादल भी सजीव चीजें हैं? नो नो, नहीं है सजीव, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दे, हाँ, तो क्या बादल भी सजीव है? नहीं, बादल सजीव नहीं है। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी चीज सजीव है, कौन सी निर्जीव है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग? क्या लिविंग जो चीजें हैं, जो सजीव है, उनके पास कुछ सामान्य गुण ऐसे होते हैं, कॉमन गुण कुछ ऐसे होते हैं, उभय, कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, ठीक है, या सामान्य कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनको नॉन लिविंग चीजों से, नॉन लिविंग आइटम से अलग करती हैं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। आप सजीव के काफी अच्छे एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव व्हिच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग? तो आपको खुद को बताना है अब आपके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको एक नॉन लिविंग चीज से अलग करते हैं। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑन योर नोटबुक। आपको अपनी बुक में इन कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड। फिर क्या करना है? आपको देखना है, उनको मार्क करना है, विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट, और आपको उनको मार्क करना है जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट में भी पाए जाते हैं। Some of these characteristics are perhaps common to all living things। कुछ चीजें या कुछ गुण जो होते हैं सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन होती हैं। जैसे डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या सभी और जीवों को भोजन की जरूरत होती है? हाँ, सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है। इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज टू एनिमल एंड टू अस। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि भोजन जो है सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है
और सभी जानवरों के लिए बहुत आवश्यक है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। बल्कि और दूसरी ओर जो एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट और दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो भोजन हम किस लिए करते हैं? काम करने के लिए हमें एनर्जी मिले और बढ़ने के लिए एनर्जी मिले। Organisms also need energy for other life processes that go inside them. तो एनिमल्स को भोजन की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि उनके अंदर जो और प्रोसेसेस होती है शरीर के अंदर, जैसे पाचन है, श्वसन है, तो उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। क्या सभी बढ़ते हैं? हाँ, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं कि बढ़ते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक। तो जो कुर्ता आपने 4 साल पहले लिया था, स्टिल फिट यू, क्या आपको अभी भी फिट आता है? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर। आप इसको अभी नहीं पहन सकते हो क्योंकि आपको फिट नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर, क्योंकि इस दौरान आप लंबे हो गए हो। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको ऐसा लगा नहीं होगा, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। लेकिन आप हमेशा बढ़ते रहते हो, आपका शरीर हमेशा वृद्धि करता रहता है। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। कुछ सालों में आप एक अडल्ट बन जाओगे, एक वयस्क व्यक्ति बन जाओगे। यंग वंस यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट। तो एनिमल्स के यंग वंस भी अडल्ट में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर फाइनली वो अडल्ट बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, छोटा सा बच्चा है ना, पहले वो क्या करता है, वो पहले तो वो चल भी नहीं पाता है, बस रोता है, और फिर धीरे धीरे अपने घुटने टेक टेक के यानी क्रॉल क्रॉल करके वो चलता है, रेंग रेंग के चलता है। फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है और फिर वो बड़ा हो जाता है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है। फिर उसको अपने जो काम होते हैं उसको करने के लिए किसी की हेल्प उसे नहीं लेनी पड़ती, वो खुद से चल सकता है, खुद से खा सकता है ना। हाँ, तो यही कुछ है इसमें। हाँ, फिर है कि अ चिक हैज फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ hen और अ कॉग। तो वैसे ही एक चूजा जो होता है, जो अंडे से निकलता है बाहर, वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, या तो मुर्गी में या फिर मुर्गे में बदल जाता है। प्लांट ऑल्सो ग्रो, पौधे भी बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। किसी एक विशेष प्रकार के पौधों को देखिए अपने चारों ओर। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होंगे। एंड यंग, सम आर बिगर, कुछ बड़े होंगे। दे में ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, वो अलग अलग अवस्था में होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद उस पौधे को देखिए। एंड वीक्स, कुछ हफ्तों बाद देखिए। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, आप देखेंगे कि कुछ बढ़ चुके हैं, उनके आकार में उनकी लंबाई बढ़ चुकी है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो हमने ये भी देखा कि जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, वो क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सभी जो जीव हैं वो सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं? नो, नहीं रह सकते हैं। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा बाहर से हमारे शरीर के अंदर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड आउट, जब हम सांस बाहर लेते हैं तो सांस हवा जो है बाहर से अंदर से बाहर जाती है। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का एक भाग है क्या? ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक पार्ट क्या है? ब्रीदिंग है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसको हम अंदर लेते हैं। इज यूज बाय बॉडी, और उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स,
लाइक काउस, बफलो, स्टॉक और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। तो जैसे ह्यूमंस हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वही यही प्रोसेस बाकी एनिमल्स में भी होती है, काउस में, बफलोज में, गोट्स में और डॉग्स में। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। तो और एनिमल्स को देखिए जो जब वो आराम कर रहे होते हैं, एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और उनके पेट में जो भी हलचल हो रही होती है या जो भी हरकतें हो रही होती है वो सब देखिए। द स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। तो आप देखेंगे कि उनका उनका जो पेट है धीरे धीरे उसमें हल्की हल्की सी मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी जीवों के लिए सांस लेना, रेस्पिरेशन श्वसन भी आवश्यक है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो रेस्पिरेशन के द्वारा ही जो खाना हम खाते हैं वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होती है ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process. For example, earthworms breathe थ्रू देयर स्किन। तो कुछ जैसे हम कैसे लेते हैं, मुंह से हवा अंदर लेते हैं ना, तो वैसे ही कुछ एनिमल्स में अलग अलग प्रोसेस या मैकेनिज्म होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। जैसे जो अर्थवर्म है, जो केंचुआ होता है, वो अपनी स्किन से ब्रीथ, सांस अंदर लेता है, हवा अंदर लेता है। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो हमने मछली के बारे में पढ़ा, वो गिल्स का यूज करता है ऑक्सीजन लेने के लिए जो पानी में घुली हुई होती है। द गिल्स ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो गिल जो होता है, जो गिल्स होती हैं वो क्या करती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या पौधे भी सांस लेते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में? पत्तियों के द्वारा। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन डैम एंड यूज द ऑक्सीजन। तो पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं जिससे वो गैसेस को अंदर या बाहर करते हैं, अंदर बाहर लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर, और वो भी सेम हमारे जैसे सांस लेने की प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, वी लर्न दैट इन सनलाइट। तो हमने पढ़ा कि सूरज की रोशनी में प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। हमने पढ़ा कि सूरज की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो पौधे भी सांस लेने की प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं आपको पता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं और उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो काफी ज्यादा होता है जो ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं सांस लेने की प्रोसेस में। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट। और पौधों में भी जैसे हम रात दिन सांस लेते हैं, पौधे भी सांस रात दिन लेते रहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेस है प्लांट्स में। देखो, प्लांट्स रेस्पायर कौन सी गैस कर रहे हैं अंदर, ऑक्सीजन करते हैं, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है पौधों में दिन रात होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इट ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। केवल सूरज की रोशनी में ही ये होती है। इसलिए कहा जाता है आपको कि पौधों के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं कि भूत आते हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो रात में भी श्वसन करते हैं और सांस लेते टाइम वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो क्या सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? स्टिमुली का मतलब होता है उद्दीपन। जैसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे खाना जो है ना, खाने को देख के आप मान लो आपकी कोई फेवरेट चीज आपके सामने रखी है, पिज्जा रखा है, कुछ भी रखा है, तो आपको आपकी फेवरेट चीज देख के आपके मुंह में पानी आता है ना? तो जो खाना है वो आपके लिए स्टिमुली है, और जो मुंह में पानी आ रहा है वो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी स्टिमुलस के प्रति एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट like a thorn?
वाइल वॉकिंग बेयरफुट तो अगर क्या होगा, आप नंगे पैर चल रहे होंगे कांटों पे, तो क्या होगा, आप तुरंत अपना पैर हटा देते हो। जैसे आपने कोई गर्म सी चीज टच की ना, तो आप क्या करते हो, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। और यहाँ पे वही बात की गई है कि जब आप अपना फेवरेट कोई फूड आपके सामने रखा हो तो आप कैसा फील करते हो। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। और सोचो कि आप पहले धूप में बैठो, तेज की धूप में बैठो, और सडनली अचानक से आप अंधेरे कमरे में चले जाते हो, तो क्या होगा। नहीं, यहाँ पे कहा गया यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू अ ब्राइट सनलाइट। आप किसी अंधेरे कमरे से तुरंत कहाँ चले जाते हो, धूप में चले जाते हो। व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, योर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग। तो कब तक बंद हो जाती है, थोड़े समय तक वो बंद हो जाती है, जब तक वो खुद को एडजस्ट नहीं करती है उस बदलते हुए सराउंडिंग से। और बदलता हुआ सराउंडिंग क्या है, वो चमकीली धूप। योर फेवरेट फूड, ब्राइट सनलाइट एंड थॉट is the above situation. In the above situation are some examples of changes in your surrounding. तो जैसे खाना है और तेज रोशनी है और कांटे हैं, वो क्या है, वो कुछ चेंजेस हैं, स्टिमुलस है। और ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंजेस। और तो हम सभी जो होते हैं, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो इन चेंजेस के प्रति क्या करते हैं, तुरंत कोई एक्शन लेते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग that makes us respond to them are called stimuli। तो हमारे चारों ओर के वो परिवर्तन जो हमें क्या करते हैं, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स करने में, कोई कार्य करने में क्या करते हैं, कोई काम हम जिसके प्रति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टिमुली कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या दूसरे एनिमल भी स्टिमुलस के प्रति या चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। दूसरे जानवरों का बिहेवियर, उनका व्यवहार देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब उनको खाना दिया जाता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। तो आपने देखा होगा कि जब आप जानवर के सामने खाना रखोगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाता है उस टाइम पे। जैसे कुत्ते के सामने आप खाना रखोगे, बड़ा पहले सोया रहता है, और जैसे आप खाना लाओगे वो बड़ा एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, जब आप किसी चिड़िया की ओर जाते हो, व्हाट डज इट डू, क्या करती है वो। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। और जंगली जानवर जो होते हैं ना, जब उनकी आंखों में ब्राइट लाइट तेज की रोशनी हम डालेंगे तो वो भाग जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। वैसे आप देखते होंगे ना, रात में जब लाइट बंद होती है तब तो कॉकरोचेस बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे ना किचन की, कॉकरोचेस अपने हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह में चले जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू दिस स्टिमुली। तो आपको और भी एग्जांपल्स देखने हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो क्या प्लांट भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट के फ्लावर जो होते हैं बस रात में खिलते हैं। और आपने तो देखा ही होगा, सनफ्लावर जो होता है, सूरज जहाँ को आता है वहीं को अपना फेस कर लेता है उसका फ्लावर। इन सब प्लांट फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ प्लांट्स आप देखेंगे कि सूरज जब चले जाता है, सूरज छिप जाता है, तब प्लांट जो उसका फ्लावर है वो भी छुपनी वो भी क्लोज हो जाता है, उसकी जो पंखुड़ियां होती है वो भी बंद हो जाती हैं। इन सब प्लांट लाइक मिमोजा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। ट्री मुई का प्लांट आपने देखा होगा या उसके बारे में आपने सुना होगा। लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। तो जैसे ही कोई इसको टच करता है या कुछ चीज इस पे टच होती है तो ये इसकी जो पत्तियां होती है वो फोल्ड हो जाती है तुरंत। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्स टू प्लांट टूवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे जो प्लांट होते हैं वो अपने आसपास के जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये तो एक्टिविटी दे रखी है। हाँ, एक्टिविटी देख लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम। क्या करना है, एक प्लांट लेना है, एक पॉटेड प्लांट यानी कि गमले में लगा हुआ पौधा लेना है, कमरे में रखना है। अ लिटिल अवे
a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day। और कहाँ पे रखना है, थोड़ी सी विंडो से दूर और जहाँ पे दिन में कभी कभी धूप आ जाती होगी। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, डेली उसको पानी देते रहिए कुछ दिनों तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या प्लांट जो है सीधा उगता है? लाइक अदर प्लांट, लाइक प्लांट आउट इन द ओपन, जैसे दूसरे हवा खुली जगह में प्लांट उग रहे हैं क्या वैसे ही सीधा उग रहा है? नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, तो नोट कीजिए कि अगर वो बेंड हो रहा है या सीधा नहीं उग रहा है तो किस डायरेक्शन में वो बेंड हो रहा है। इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, ठीक है। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, तो आप देखेंगे कि जो प्लांट होता है जो आपने वहां पे लगाया था वो जहाँ को रोशनी आ रही है, सूरज की लाइट आ रही है, वहां को बेंड हो जाता है थोड़ा, तो किसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है? वो सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, जब हमारे शरीर में कुछ वेस्ट मटेरियल वर्ज्य पदार्थ बन जाते हैं जैसे कि यूरिन है, ठीक है, और ह्यूमन फेसेस होता है, इनकी पॉटी कहते हो जिसको आप, तो वो होता है वेस्ट मटेरियल, तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएशन की प्रोसेस उनमें होती है? हाँ होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, तो जितना खाना हम खाते हैं वो पूरा यूज नहीं किया जाता हमारी बॉडी के द्वारा। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, उसका भोजन का थोड़ा सा भाग शरीर के द्वारा यूज किया जाता है। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, बाकी का क्या होता है? दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज, तो बाकी जो बच जाता है उसको हमारे शरीर से वेस्ट वर्ज्य पदार्थ के रूप में बाहर निकालना होता है। अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, तो हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरी लाइफ प्रोसेसेस होती है जैसे कि रेस्पिरेशन में कौन सा वेस्ट मटेरियल बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो और भी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है उनमें काफी और वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो उसको भी तो हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, तो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन कहलाती है। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, प्लांट भी क्या ऐसे उत्सर्जन करते हैं? दे डू, हाँ वे करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में दिखता है वैसे नहीं करते बट वो करते हैं। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, प्लांट में थोड़ी मैकेनिज्म अलग है। Some plants find it possible to store the waste product within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. कुछ प्लांट तो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर कर लेते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट को हार्म भी नहीं करता है। सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशन, और कुछ प्लांट वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं सिक्रेशन, द्रव कुछ द्रव जैसे पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे आपने चीड़ का पेड़ देखा है ना, तो लीसा देखा आपने, तो वो भी क्या है? वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, तो वो भी सिक्रेशन हुआ है। एक्सक्रिएशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन है। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सभी जो जीव हैं वो अपने जैसे अन्य जीवों को जन्म देते हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, क्योंकि आपने किसी बर्ड का घोंसला देखा है जैसे कबूतर का? मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, तो बहुत सारे बर्ड्स अपने अंडे जो हैं घोंसलों में देते हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, और कुछ अंडे जो होते हैं हैच यानी कि वो फूट के उससे क्या आता है बाहर? अंडा निकलता है, सॉरी अंडा नहीं, बच्चा निकल जाता है, फिर छोटा सा बर्ड निकल जाता है। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो एनिमल जो होते हैं अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, हाँ अलग अलग तरह का हो सकता है रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग जानवरों में। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स, कुछ अंडे देते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, और कुछ बच्चे देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ह्यूमन बींग सीधे बच्चे देते हैं और जो बर्ड्स होती है वो एग देती है, अंडे देती है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, तो वैसे ही प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है, आपने देखा होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो ले लो, आम का पेड़ होता है, आम लगते हैं ना, तो आम के फल आप खाते हो, उसकी जो गुठली होती है उसको तो आप नहीं खाते हो, आप उसको कहीं फेंक देंगे तो उससे एक छोटा सा प्लांट और बन जाता है, प्लांट ग्रो, प्लांट उग जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ,
मैंगो के प्लांट के बीज से एक और नया प्लांट हमने उगाया, तो वो भी क्या है, रिप्रोडक्शन ही तो है। वो एक जो प्लांट है या एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे किसी नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, बहुत से प्लांट जो होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बीजों के द्वारा। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, तो प्लांट पौधे क्या देते हैं, बीज देते हैं, ठीक है, विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जिसको हम जर्मिनेट कर सकते हैं और उससे क्या एक नया पौधा बना सकते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट अदर देन सीड, कुछ प्लांट जो होते हैं बीज के अलावा दूसरे पार्ट से भी हम उनको रिप्रोड्यूस कर, यानी कि दूसरे अपने जैसे दूसरे पौधों को जन्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, जैसे कि आलू होता है ना, आलू को आप एक आलू को कट करते हो आप, जहाँ से बीज निकले होते हैं, बीज नहीं हम कह सकते हैं कि ट्यूबर्स निकले होते हैं, ठीक है, आलू का जो ट्यूबर होता है उससे छोटी छोटी बर्ड्स निकली होती हैं। तो आलू को आप कट करेंगे, जहाँ पर से बर्ड्स निकली होंगी वहां से एक नया आलू का पौधा बन जाता है। तो इस तरह से बहुत से आलू हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बीज का यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया, बड का यूज किया है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, कटिंग्स के द्वारा, गुलाब का पौधा लगाते हो आप, कट करके लगाते हो, गुलाब का बीज तो नहीं लगाते हो ना। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ, तो आपको खुद को भी लगाना है, तो फिर बताना है कि क्या आपको पसंद आया। नेक्स्ट ये एक्टिविटी है, इसको रहने देते हैं, हम आगे सीधे बढ़ते हैं। इसमें वही बताया कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, कि जो सजीव होते हैं वो अपने जैसे नई संततियों को जन्म देते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो हर जीव में ये अलग अलग तरह से हो सकता है। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या हर जानवर जो है वो मूव कर सकता है। मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इन चैप्टर 8 में वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल मूव, तो हमने बहुत सारे तरीके देखे कि कैसे कैसे एनिमल मूव करता है, मसल्स के द्वारा, है ना। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो द बॉडी मूवमेंट्स, तो हम वो क्या करता है, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और बहुत सारी बॉडी मूवमेंट्स भी दिखाता है। वट अबाउट प्लांट्स, तो क्या प्लांट्स में मूव करते हैं, नहीं, वो मूव नहीं करते हैं। प्लांट आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट क्या होते हैं, जड़ जो होती है, प्लांट की जड़ है उनको जमीन पे एंकर करे रहती है, वो जमीन से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, हालांकि जो दूसरे पदार्थ है जैसे पानी है, मिनरल है और भोजन है जो पौधों में बनता है, या पानी जो है जड़ों से ऊपर पहुंचाया जाता है पौधे के अन्य भागों तक, वो मूव करता है पौधे के अंदर। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, तो क्या दूसरे मूवमेंट भी आपने नोटिस किए क्या। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, जैसे फूल का खिलना और उसका बंद होना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली, और हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ स्टिमुली के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे लाइट, जहां से लाइट आ रही थी वहीं को बेंड हो जा रहा था, तो ये भी क्या है, मूवमेंट है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स, तो बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें भी मूव करती है, जैसे कार, बस और पेपर के पीसेस, क्लाउड हो गया, बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें भी मूव करती है। इन देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, तो ये जो मूवमेंट है, जो नॉन लिविंग चीजें हैं, इनकी मूवमेंट जो होती हैं वो लिविंग चीजों से या लिविंग एनिमल से, चीजें नहीं, लिविंग एनिमल से अलग होती है। देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ एनिमल और variety of living organism but all of them show more common characteristic as we have discussed, तो बहुत सारे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े, जैसे कि दे कैन ब्रीथ और दे कैन रिस्पायर, ठीक है, दे कैन एक्सक्रीट और दे कैन रिप्रोड्यूस, और क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। नीड फूड, उनको भोजन की जरूरत होती है। दे कैन मूव, yet another common characteristic is that living being die, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक और है कि सभी जो सजीव होते हैं वो मरते हैं, ठीक है। because organisms die, particular type of organism can survive over thousands of years only
इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो वो जो एक कोई भी जीव है वो हजारों सालों तक या कई सालों तक तभी जीवित रह सकता है क्योंकि वो क्या, अगर वो क्या करे, रिप्रोड्यूस करे अपने और जीवों को, अपने जैसे और संततियों को रिप्रोड्यूस करे। तो इस तरह से एक ही प्रकार की जो प्रजाति होती है वो कई सालों तक चलती है। जैसे ह्यूमन, इंसानों की जो प्रजाति होती है, अगर वो प्रजनन ही नहीं करेंगे, अपने जैसी संततियों को ही उत्पन्न नहीं करेंगे, तो जो ह्यूमन स्पीसीज है, जो मानव जाति है, वो एक दिन खतरे में आ जाएगी और इस तरह से मानव जाति का अंत हो जाएगा। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction। तो हाँ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मर सकता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन होता रहे तो उसकी प्रजाति कभी नहीं मरती है। यानी कि हाँ, ऑर्गेनिज्म तो मरेगा ना, वो तो मरना ही है उसने, लेकिन उसकी प्रजाति तो बढ़ती रही है आगे को, उसकी जाति आगे को, पीढ़ी आगे उसकी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है, वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ सामान्य गुण होते हैं, उभयनिष्ठ गुण होते हैं, जैसे कि उनको पानी, भोजन की जरूरत होती है, सांस लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, उद्दीपन के प्रति वो अनुक्रिया करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो शो मूवमेंट, और ग्रो एंड डाई, बढ़ते हैं और मरते हैं। Do we find some non-living things that also show some of these characters? तो क्या कुछ non-living चीजें भी ऐसे characters दिखाते हैं? Cars, bicycle, clocks and the water in the river move। जैसे कि बाइसाइकिल हो गई, कार है, घड़ी है और पानी है, नदियों का जो पानी है वो हिलता है, मूव करता है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाता है। ठीक है, द मून मूव्स इन द स्काई, जैसे आसमान में चांद मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज, जो बादल है उसका साइज बढ़ता रहता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या ऐसी चीजों को हम लिविंग कह सकते हैं? नो। वी आस्क अवरसेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग आइटम्स? क्या ये जो चीजें हैं लिविंग थिंग्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, जैसे क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कार अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखाने चाहिए। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। हम किसी चीज को लिविंग तभी कहेंगे जब वो ऊपर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, जो विशेषताएं पढ़ी, वो दिखाएगा। व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक एट द सेम टाइम। जबकि जो निर्जीव चीजें होगी उनमें ये विशेषताएं नहीं पाई जाएगी, ये गुण उनमें नहीं पाए जाएंगे। This is always true. Sorry, is this always true? Do we always find that living things definitely show all the characteristic of living that we have discussed? तो क्या हमेशा ये ऐसा होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ये जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करी थी वो सारी दिखाएगा? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक एंड नेवर ऑल ऑफ देम? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएंगी, सारी नहीं दिखाएंगी? To understand this a little better, let us look at a specific example। तो थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Consider any sheet, किसी बीज को देखिए, से मूंग, जैसे कि मूंग हो गया, is it living? क्या ये सजीव है? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristic of life। दुकानों में कई महीनों तक ये पड़ी रहती, कई महीनों तक, फिर भी ये बढ़ती नहीं है, ग्रो नहीं करती है। ठीक है, However, we bring the same seed and plant it in soil। और उसी बीज को हम अगर क्या करें, मिट्टी में बो दें, मिट्टी में लगा दें, वाटर, उसको पानी दें, एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट, तो उससे क्या होगा, ये एक पौधे में बदल जाता है। आपने देखा होगा ना, बीज दुकानों में रखे रखे तो नहीं बढ़ते हैं, जब हम उसको मिट्टी में गाड़ते हैं और उसको पानी देते हैं रेगुलरली, उसको धूप मिलती है, तभी वो ग्रो हो पाता है, तभी वो प्लांट बनता है। डिड द शीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज द शॉप फॉर मेनी मंथ्स? तो क्या बीज को भोजन की जरूरत थी? क्या वो एक्सक्रीट करता था या रिप्रोड्यूस करता था जब वो दुकान में पड़ा था कई महीनों तक? नहीं। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा या ये वाला गुण वो नहीं दिखाएगा। What then is life? तो क्या है लाइफ, क्या जीवन क्या है? Push your head deep inside the sack of wheat। किसी गेहूं के बोरे में अपना हाथ डालिए नीचे तक। Do you find it
इज वार्म इनसाइड, तो क्या आप देखेंगे कि अंदर बहुत गर्मी है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, तो जो बोरा है गेहूं का उसके अंदर कुछ गर्मी बन रही है। द शीट्स रेस्पायर, और क्यों बन रही है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो सांस लेते हैं एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, और सांस लेने की प्रोसेस में वो कुछ हीट बाहर निकालते हैं। We see that respiration is a process that takes place in sheaves even when some of the other life processes may not be very active। तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, यानी कि हम किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म तब कहेंगे जब वो रेस्पायर करेगी, सांस लेगी। हो सकता है कि बाकी और प्रोसेस वो उस टाइम वो शो नहीं करे, बाकी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं वो शो नहीं करे, लेकिन रेस्पिरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जरूर शो करेगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी नहीं है। देन व्हाट देन इज लाइफ, की जीवन क्या है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। हाँ, हमारे चारों ओर जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है सजीवों में, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि जीवन जो है वो बड़ा ही सुंदर है। ठीक है, इसकी समरी है, समरी भी देख लेते हैं। द सराउंडिंग वर्ल्ड प्लांट वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, तो प्लांट और एनिमल के आसपास का वातावरण जहां वो रहते हैं वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है, ड्वेलिंग प्लेस कहलाता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल मे शेयर द सेम काइंड, तो बहुत प्रकार के जानवर और प्लांट पौधे जो होते हैं एक ही तरह का हैबिटेट शेयर करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation। तो किसी भी पौधे या किसी भी एनिमल में, या कह सकते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म में, कुछ गुण ऐसे आ जाते हैं जो उसको उसके आवास में रहने के लिए क्या करते हैं, रहने में मदद करते हैं, तो उसको कहते हैं हम उन गुणों को अडेप्टेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट, बहुत प्रकार के हैबिटेट्स होते हैं। These may be broadly grouped as terrestrial, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ठीक है। There is a wide variety of organism present in different habitats, तो बहुत अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जीव रहते हैं। प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट, तो जैविक घटक क्या क्या हो जाते हैं किसी सराउंडिंग के, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव चीजें। Rock, soil, air, water, light and temperature are some of the abiotic component of our surrounding, तो हमारे आसपास के जो अजैविक घटक है वो क्या है, मिट्टी और पत्थर, एयर हवा, पानी, लाइट, टेम्परेचर, तापमान, ये सब अबायोटिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो सजीव चीजों की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उभयनिष्ठ गुण, कॉमन ही जो सब में होते हैं, उभयनिष्ठ गुण होते हैं। जैसे दे नीड फूड, उनको सभी जो लिविंग थिंग्स है उनको खाने की जरूरत होती है, और वो सांस लेते हैं। दे एक्सक्रीट, वो वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं। रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, उनके आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, वो बढ़ते हैं और वो मूवमेंट, हिलते डुलते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।